आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। पिछली क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा पढ़ा दिए थे और दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश के शासकों ने काम किया था उसको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिए थे। जैसे हमने वंश का ट्रिक जो बताया था, गुलाब खिले तो सूंघ लो, और संस्थापक का ट्रिक हमने बताया था, ऐबक जल गया खीबों से। कार्यकाल बताए थे तुगलक सखी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक चला। 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक चला। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसकी जो दरबारी भाषा थी फारसी थी और यह इस वंश की प्रमुख भाषा भी होया करती थी। गुलाम वंश को ममलूक वंश, दास वंश या इलबरी वंश भी कहा जाता है। इलबरी वंश, ममलूक वंश, दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के कुल 11 शासक थे। 11 शासकों का नाम हम आप लोगों को ट्रिक से याद करवाएंगे। हमारे साथ आप लोग ट्रिक बोलिएगा सिर्फ 5 बार। कितनी बार? सिर्फ 5 बार। आज कुछ नए अंदाज में इस वीडियो को बना रहे हैं और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और ये ट्रिक को भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य है आप लोगों को बेहतर से बेहतर सिखाना या पढ़ाना। तो गुलाम वंश के शासकों का नाम हम लोग जान लेते हैं। ट्रिक है कुतिया आराम से। कुतिया आराम से इल्तुतमिश के इलबरी वंश में रुकी। कुतिया आराम से इल्तुतमिश के इलबरी वंश रुकी। रजिया बहरे अलाउद्दीन से। रजिया बहरे अलाउद्दीन से नसीरपुर में बलबन के बारे में क्यों बताई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम से क्या हो जाएगा? आराम शाह। इल्तुतमिश से क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इसे यह इलबरी वंश का भी था या शमसी वंश भी कह सकते हैं। रुकनुद्दीन, इसका नाम ही रुकनुद्दीन है। रुका से क्या हो जाएगा? रुकनुद्दीन। रजिया, रजिया क्या हो जाएगा? बहरे। रजिया सुल्तान। बहरे से हो जाएगा बहराम शाह। अलाउद्दीनपुर से तात्पर्य है अलाउद्दीन मसूद शाह है। नसीरपुर का मतलब है नसीरुद्दीन शाह और बलबन का मतलब है बलबनी वंश से। बलबन खुद नाम था। इसके बाद क्यों बताई के बारे में, के बारे में आया ना, के बारे से हो जाएगा कैकू बार और क्यों मर्स से हो जाएगा, क्यों बताई से हो जाएगा, क्यों से हो जाएगा क्यों मर्स। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कुतिया आराम से इल्तुतमिश के इलबरी वंश में रुकी। रजिया बहरे अलाउद्दीन से अलाउद्दीन से नसीरपुर में बलबन के बारे में क्यों बताई? कुतिया आराम से इल्तुतमिश के इलबरी वंश रुकी। रजिया बहरे अलाउद्दीन से नसीरपुर में बलबन के बारे में क्यों बताई? तो ये आज का टॉपिक था।
हमें बस यही जानना था गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। गुलाम वंश मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों में से निकल के आया था। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। चारों गुलाम का नाम था, पहले जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुबाचा, याल्तोज। मोहम्मद गौरी जब भारत में दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता है तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान करता है, जबकि इसके 4 प्रमुख गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, वही बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था, कुबाचा, याल्तोज। ये हो जाते हैं आपके गुलाम वंश के क्रम, कुल 11 शासक। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बता दिया है, कुतिया आराम से इल्तुतमिश के इलवरी वंश में रुकी, रजिया बहरे अलाउद्दीन से नसीरपुर में बलबन के बारे में क्यों बताई। कुल 11 शासक है। ये ट्रिक है आपको याद करने की। अब अगली वीडियो में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश को लॉन्च करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक नहीं बना था, सिपह सलार था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा आज ही जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम अजीज कूफी ने खरीदा था। और उसको कुरान, धनुर्विद्या, घुड़सवारी की विद्या दी। जब यह घुड़सवारी, धनुर्विद्या और कुरान इसको याद हो जाता है तो बाद में यह मोहम्मद गौरी को बेच देता है। गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश इसलिए पड़ा कि बस यहाँ के जितने लोग शासक बने वो सब किसी न किसी के गुलाम थे। गुलाम का शायद आपको मतलब नहीं पता होगा। आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ये है, यदि पहले राजवंश चलता था तो राजवंश में क्या होता था, कोई एक गरीब परिवार या गरीब किसान है और उसको अपनी बिटिया की शादी करनी है। वह किसी बड़े जमींदार से कुछ पैसे उधार लेता है, बस इसलिए उधार लेता है ताकि वो अपनी बिटिया की शादी कर ली जाए। पैसा उसको मिल जाता है और उसको समय दिया जाता है कि आपको इतने समय तक पैसा जमा करना है। तो उस समय जो किसान का स्रोत होता था आय का, वो भूमि या खेती होती थी। जो भूमि से खेतियां होती थी, खेती होती थी भूमि पर, उसमें जो अनाज होते थे वही उसका एक इनकम का स्रोत था। और दी गई तिथि तक अगर वह किसान अपने इस कर्ज को अदा नहीं करता था तो जो पैसा उसको दिया जाता था वह व्यक्ति उसको हमेशा के लिए अपना लेता था, दास, यानी कि वह अपने आप को बेच देता था। इसका मिसयूज कैसे हुआ? जैसे कोई किसान है, अब जो जमींदार लोग होते थे या कोई बड़े लोग होते थे वह उसके परिवार के किसी सदस्य को उठा लेते थे। इससे समाज में अराजकता आ गई। इसलिए हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता लोग हैं 100 साल दूर तक का सोच करके एक ऐसा संविधान बनाया जो कि बहुत ही लोकप्रिय, सुदृढ़ और अच्छा संविधान बना, जो किसी के मौलिक अधिकार को छीनता नहीं है, सबकी हक और अधिकार की बात करता है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों बनाया गया है। समय समय पे कठोर, समय समय पे लचीला हो जाता है। किसी के मौलिक अधिकार का विशेष ध्यान दिया गया है, एकदम विशेष ध्यान दिया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दंष्टता की है, प्रस्तावना दी गई है। इसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, कभी भी इसमें राजवंश की बात नहीं की गई है।
जब अंग्रेज लोग थे तो हमारे हिंदू समाज में ही कई कुप्रथाएं थी। सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, चरक, ऐसे ऐसी कुप्रथाएं थी। 4 वर्ग में बांटा गया हिंदू समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाबू, पढ़ाई ऐसी चीज है ना, जब भी हम लोग पढ़ते हैं मन से तो बहुत मजा आती है। किताब कहती है तुम मेरा साथ दो, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। किताब कहती है। और समय ये कहती है अगर तुम समय का उपयोग किए या हमारा उपयोग किए तो मैं तुमको आज जितना उपयोग करोगे उसका मैं 10 गुना आपको लाभ दूंगा। और समय ये भी कहती है आज तुम मुझे बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें कल बर्बाद कर दूंगी। वक्त है संभलने का, संभले हम। शिक्षा ग्रहण करें, पढ़े बढ़िया से। और पढ़ाई का मेन मतलब ये नहीं होता भाइयों कि पढ़ाई का मेन मतलब नौकरी ही पाना होता है। और एक चीज भी है, हम आपको भले कितना भी समझा दें क्लास में, मैं ऑफलाइन के बच्चों को कह रहा हूं और जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी हमको सुन रहे हैं, मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि आपको हम चाहे इतना समझा ले जाएं, मैं वादा करता हूं 110% लोग है गारंटी के साथ कहता हूं आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। 110% गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप तब मानेंगे जो भी हम बातें कहते हैं, वो तब मानेंगे जब आपके लाइफ में कोई भयंकर ठोकर मिले। ठोकर मिली तो कुछ शिक्षा हमें ठोकर देती है। हमें हमारे जीवन का एक समय, जब हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब ठोकर लगता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अपने सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार होना चाहिए। सबसे बुरे वक्त, सबसे बुरा वक्त हमारा क्या हो सकता है? आदमी को 3 चीजों के लिए हमेशा सही होना चाहिए, हमेशा उसको ध्यान देना चाहिए। डर, इंसानियत, जरूरत। अगर इसके अंदर 3 चीज है, डर, इंसानियत, जरूरत, तो वह व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बन सकता है, कोई भी हो। जैसे हमको एमटीएस का पेपर देना है, एमटीएस का पेपर देना है, उसमें आपको इंग्लिश, आपसे जो इंग्लिश पूछी जाएगी। हम आपको इंग्लिश ना पढ़ा कर संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो आपको डर होगा ना, संस्कृत तो पूछी नहीं जाएगी, इंग्लिश मुझे पास होना है। तो पास या फेल होने का डर होना चाहिए। हमें उस रास्ते पे काम करना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाता हो। ठीक है बाबू, कल हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। और जो भी हमने ट्रिक बताया है आपको वो सारी चीजें याद होनी चाहिए, सब याद रखें, ठीक है। और मैं सिर्फ हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। और जिससे आपको कोई कठिनाई हो आप थोड़ा सा समझ दिया करिए, आपको बेहतरीन देंगे। समय मिले तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग शिक्षा देते हैं। गांव को स्मार्ट गांव बनाने की सोचे बने पड़े। मेरा ये सपना है गांव, जितने भी हमारे कोचिंग के आसपास, संस्था के आसपास जितने भी गांव होंगे, हर गांव में मेरा एक ऑफिसर। मेरी यही सोच है, गांव को ही स्मार्ट गांव बनाना है। ये तभी संभव है यदि आप लोग का साथ मेरे साथ है। मैं चाहता हूं कि ये बेहतरीन ऊंचाई पे लेके जाए शिक्षा। गांव की मैक्सिमम, जो देश की मैक्सिमम जनता है गांव में निवास करती है। गांव की वृद्धि होगी तो शहर बनेगा, जब शहर की वृद्धि होगी तो स्मार्ट सिटी या गांव बनेंगे, स्मार्ट देश बनेगा। तो शिक्षा ऐसी चीज है जो हम लोग हर एक चीजों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।